मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल के दौरान जोधपुर में कराए गए विकास कार्यों का एक एक स्थल पर जाकर के जायजा लिया, लोगों से और पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अपील की, कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद जोधपुर आए, अधूरे विकास कार्यों को प्राथमिकता देकर जल्द पूरा करवाया जाए। कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिन्हें अगर गंभीरता से पूरा किया जाए तो जनता को लाभ मिलेगा। कांग्रेस सरकार के समय जोधपुर में कई संस्थानों की स्थापना की गई और अनेक बड़े प्रोजेक्ट्स पर कार्य शुरू हुआ, लेकिन पिछले 1.5 साल में विकास गति धीमी पड़ गई है, जिसे अब तेज करने की जरूरत है। वहीं उन्होंने एक बार फिर भजनलाल सरकार के चेंज करने के बयान को दोहराया। यहाँ पर फिजिकल कॉलेज में बन रही इंस्टीट्यूट बन रही स्पोर्ट्स की, वो है। यह जो मंडोर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना दिया हमने, उसी बिल्डिंग है। ऐसी बिल्डिंग 2-3 बनी है यहाँ पर, प्रसाद नगर में भी और दिगाड़ी के अंदर, ठीक है। ऐसे प्रोजेक्ट जो पूरे हो चुके हैं करीब करीब, या थोड़ा बहुत अड़चन आ रही है, उनको पूरा करवा के अगर मुख्यमंत्री खुद आके उद्घाटन करेंगे तो उनको खुद को सुकून मिलेगा। इतना मैं कह सकता, इतनी शानदार बिल्डिंग बनी है, इतनी शानदार काम हुआ है, अब बिल्डिंग बन गई है। अब उन्हें लाइब्रेरी में किताबें तो सरकार देगी, तो पहले की किताबें हैं 90,000 या जो समथिंग है, तो उसके अलावा भी कोई जरूरत होगी तो वो देंगे। वो कांग्रेस पर जम करके बरसे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर भी निशाना साधा, कुछ कागज दिखाने की बात कही। तो आखिर बाबा के पास गोविंद सिंह डोटासरा के कौन से कागज हैं जिसको वो दिखाने की बात कर रहे हैं, किसकी सर्जरी करने की बात कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। बाबा का डोटासरा परिवार पर वार, किरोड़ी लाल पर कांग्रेस का पलटवार, किसने किया किसानों से आघात, नकली खाद, घटिया बीज और नकली दवाई बेचने वालों पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का एक्शन जारी है। इस बीच किरोड़ी लाल मीणा किसी भी मौके पर कांग्रेस को घेरने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसे में मौका था श्री विजयनगर में किसान संगोष्ठी का, जहां बाबा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए कहा, जो चिल्ला रहे हैं, चाहे डोटासरा हो, चाहे पायलट साहब हो, चाहे गहलोत साहब हो, इन्होंने गहलोत साहब की क्या कहूं, फटी खाद, फटी जो फर्टिलाइजर है, जो फॉर्मेलिन का कब्जा पता होगा लोगों को, तो इनका सबका इलाज होने वाला है। इसलिए कहते हैं कहना कि चोर मचाए शोर। किरोड़ी लाल ने इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को भी नहीं बख्शा। उनके कुछ ऐसे कागज की बात कही जिससे डोटासरा की शायद मुश्किलें बढ़ जाए। डोटासरा के परिवार के 6 लोग IAS बन गए, कागज मेरे पास है। अब विकास में ज्यादा बोलेंगे तो साथ निकाल में बोलेंगे, करके बढ़ेंगे, उनको हफ्ता होनी नहीं उठानी चाहिए। इस दौरान बाबा ने नकली खाद, बीज बेचने वालों को भी चेतावनी दी। साथ ही कहा कि वो चोरों और लुटेरों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, इसलिए कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। ये सभी किसान यहाँ पर मौजूद हैं और कांग्रेस के युवा नेता बोलते हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल किसको एक्सपोज करना चाहते हैं। हाथ को क्यों दर्द हो रहा है, पेट में क्या गांठ पड़ गई, निकालनी पड़ेगी, मैं डॉक्टर सोच नहीं कर सकता हूँ। किरोड़ी लाल मीणा का बयान आया तो कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बाबा के सवालों का जवाब दिया। किरोड़ी लाल से सवाल किया, कहा कि निजी हमले बंद कर बताएं कि किसानों को असली खाद, बीज कहां से मिलेगी। कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार कृषि मंत्री महोदय से यह प्रश्न किया जाता रहा है कि जो नकली खाद बीज राजस्थान में बिका उससे किसानों को कितना नुकसान हुआ और अब असली खाद बीज किसानों को कहां से मिलेगा। साथ ही यह भी पूछा जाता है कि जो पिछले 1 वर्ष से
जो सोए हुए थे हमारे कृषि मंत्री जी, इस्तीफा देकर के अपने विभाग का काम छोड़े हुए बैठे थे, उस कारण से किसानों को कितना नुकसान हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है और उसकी भरपाई कौन करेगा। जब यह सारे प्रश्न कृषि मंत्री महोदय से पूछे जाते हैं तो वो तिल मिलाकर के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी श्री गोविंद सिंह डोटासरा का नाम लेकर उनके ऊपर निजी आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, जो कि गलत है। फिलहाल नकली खाद बीज बेचने वालों के खिलाफ कृषि मंत्री की चल रही लड़ाई जो अब पर्सनल होती नजर आ रही है, लेकिन बाबा के ऐसे कौन से कागज हैं जिसमें डोटासरा के परिवार के 6 लोग आरएस बनने का राज है, ये वही बता सकते हैं। श्रीगंगानगर से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व में शराब पीकर सफारी वाहन में बैठना और गाइड से बहस करना सैलानियों को भारी पड़ गया। मामला इतना बड़ा कि गणेश धाम पर गाइड ने सभी शराबी पर्यटकों को वाहन से नीचे उतार दिया और वन चौकी पर वन कर्मियों के सुपुर्द कर दिया। इसके बाद पर्यटकों ने वन कर्मियों से भी बहस की। इस दौरान पर्यटकों और वन कर्मियों के बीच आपस में धक्का मुक्की भी हो गई। बाद में गणेश धाम वन चौकी पर तैनात कार्मिकों ने पर्यटकों को गणेश धाम चौकी पुलिस को सुपुर्द कर दिया। तो देखिए, ये तस्वीर आई है, शराब पीकर के हंगामा हुआ है, गाइड से बहस की गई है। सवाई माधोपुर की ये तस्वीर है, गाइड ने शराबी पर्यटकों को वाहन से नीचे उतार दिया, वन चौकी पर वन कर्मियों को सुपुर्द कर दिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहली और दूसरी, जहां पर आप देखिए पर्यटकों ने कैसे वन कर्मियों से भी बहस की है। शराबी पर्यटकों ने उत्पात मचाया है। गाइड से बहस करना सैलानियों को अब भारी पड़ गया। शराब पीकर हंगामा किया गया है, गाइड से बहस की गई है। ओबीसी वर्ग में आरक्षण की मांग को लेकर जाट समाज ने जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर स्थित डहरा मोड़ पर हुंकार सभा का आयोजन किया, जिसमें भरतपुर, डीग, धौलपुर के जाटों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल, भरतपुर सांसद संजना जाटव हुंकार सभा में शामिल हुए। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने केंद्र सरकार से मांग की है कि जाटों को केंद्र के ओबीसी वर्ग में आरक्षण देने चाहिए, क्योंकि इनका हक है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो दिल्ली कूच किया जाएगा। धौलपुर, डीग सहित तीनों जिलों के युवाओं की केंद्रीय सेवा में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर जो 4 सूत्री मांग थी, डहरा मोड़ पर हुंकार सभा आयोजित की गई। सभा में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जी पधारे, संजना जाटव, उत्तर प्रदेश से पूर्व विधायक प्रताप जी आए और जिले के कोने कोने से नौजवान और बुजुर्ग सभा में आए। सबसे बातचीत करने के बाद अंतिम निर्णय लिया गया है। सरकार के लिए 1 महीने का हम समय देते हैं। सरकार अगर 1 महीने में हमारी समस्या का समाधान करती है, हमारी 3 मांग तो राज्य सरकार के स्तर की हैं और 1 मांग केंद्र के स्तर की है। ओबीसी सूची में शामिल करने की जो भी कागजी फॉर्मेलिटियां हैं, उनको राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः पूर्ण कर दिया गया है। केंद्र सरकार को नोटिफिकेशन करना है, इसमें हमारी राज्य सरकार से मांग है। सरकार उसमें व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करते हुए इसका नोटिफिकेशन कराए। अगर नहीं होता है तो 1 महीने बाद आंदोलन गांधीवादी तरीके से नहीं, आंदोलन सड़क और पटरी पर होगा, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। मांग है वो पुरजोर तरीके से वो रखे इस चीज में, क्योंकि हमारे भाइयों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हम चाहे सड़क हो चाहे सदन हो, मैं आपकी बहन बेटियों आपके साथ खड़ी रहूंगी। आपने मुझे चुनकर भेजा है और मैं आपके ही लिए यहाँ बीच में आज सुबह से पूछ लीजिए, मैं कम से कम आप तो चले गए थे बीच में, मैं 4 घंटे से टेंट में बारिश में खड़ी हूँ, आपके बीच में आपके लिए खड़ी हूँ। पहले भी जाट आरक्षण आंदोलन जब राजस्थान में चला, उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था। ये तमाम नेता जो थे, हम घूमते थे उस समय। आरक्षण की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी और 2, 4, 5 लोगों ने फायदा उठा के कोई एमएलए का टिकट ले गया, कोई एमपी का, कोई पैसे ले आया, कोई सिस्टम सेट कर लिया था। लड़ते हम लोग रह गए भाई। 1998 में जब राजस्थान का जाट आरक्षण लड़ रहा था, तब भी भरतपुर, धौलपुर के जाटों को अलग रख दिया उसके अंदर कि भाई जो राजा है, इनको आरक्षण किस बात का। फिर आपने लड़ाई लड़ी, तो मैं राजस्थान की विधानसभा के अंदर था, मेरे पास खाली फोन ही आते थे। क्योंकि भरतपुर हमारी शान है देश की, इसलिए भरतपुर के जाट समाज को आरक्षण की पैरवी राजस्थान की विधानसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर
बिना राजनीतिक स्वार्थ के हम करते रहे और आगे भी आपके सम्मान को देश में ठेस नहीं लगने देंगे। आप निश्चिंत रहें। वहीं इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पर सवाल उठाए और कहा कि अगर विधानसभा चुनाव के समय संजना जी की पार्टी आरएलपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ लेती तो आज बीजेपी की सरकार ही नहीं बनती। अगर संजना जी की पार्टी विधानसभा चुनाव के अंदर अगर ढंग से चुनाव लड़ लेती हमारे साथ तो भजन लाल आता ही नहीं। अभी 140 सीट आ जाती कांग्रेस की आरएलपी की मिलकर। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, यहाँ कोई नए आदमी को नहीं चाहता कि नया आदमी आगे आए। नया आगे आएगा परेशान करेगा, नहीं तो अपने हाथ मिलाओ, एक बार ये काम चलता रहेगा। अजमेर में दरगाह थाना पुलिस और जिला स्पेशल टास्क फोर्स की संयुक्त कार्रवाई में दरगाह क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे एक बांग्लादेशी परिवार को डिटेन किया गया है। इस कार्रवाई के तहत 2 पुरुष, 2 महिलाएं और 5 बच्चों सहित कुल 9 बांग्लादेशियों को डिटेन किया गया है। ये कार्रवाई अवैध घुसपैठियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई है। डिटेन किए गए लोगों में सईदुल, मुस्तफा, रीना और रबीउल शामिल हैं। जो अभियान चलाया जा रहा है अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने का, उसके तहत जो एसटीएफ और लोकल एजेंसीज है, दरगाह थाने की जो टीम है, श्रीमान आईजी साहब और एसपी साहब के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन से आज फिर टीम ने इस अभियान के तहत कुल 9 बांग्लादेशियों को चिन्हित करके दस्तयाब करने में सफलता हासिल की है। उसमें से 5 नाबालिग हैं, बच्चे हैं और उस परिवार में 4 और व्यक्ति हैं जिसमें सईदुल, सलमा, रीना और रबीउल, ये 4 हैं। इसमें पति पत्नी, सास और साली इसमें साथ ही रह रहे हैं। संजीवनी घोटाले पर कभी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को घेरने वाले अशोक गहलोत ने उन्हें केस वापस लेने की सलाह क्या दी। बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। विधि मंत्री जोगाराम पटेल के बाद आज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने न सिर्फ उन्हें खरी खोटी सुनाई बल्कि अप्रासंगिक भी करार दिया। ये रिपोर्ट देखिए। तो मैंने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। मैं पहले भी कहता था कि मैं जबरदस्ती आप अपने राजनीतिक लाभ के लिए मेरे और मेरे परिवार को झूठा बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। गहलोत साहब ने किया और उसके लेकर के जब मेरी माँ, दिवंगत माँ के लिए उन्होंने इस तरह के शब्द कहे तब मैंने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। अभी 15 पेशी में गए हैं, तब शायद कुछ उनको डर लग रहा होगा। इस बार शायद पार्टी ने उनको किसी भी भूमिका में लेने से अस्वीकार कर दिया है, इसलिए अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए वो इस तरह की अनर्गल टिप्पणियां करते हैं। बोलने से पहले थोड़ा तो सोचा करो जनाब, मुझे खामोश रहकर भी जवाब देना आता है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का ये जवाब सूबे के पूर्व मुखिया अशोक गहलोत को है। दरअसल 27 जून को जोधपुर प्रवास के दौरान गहलोत ने संजीवनी घोटाले को लेकर कहा था कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को मानहानि का केस वापस लेना चाहिए। मैंने कहा जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर इनके पिताजी का, माताजी का, परिवार का नाम है, ये तो मैंने कहा था। उसको लेके बहाना करके इन्होंने केस दायर कर दिया दिल्ली के अंदर। पेशी वो भी आते, पेशी मैं भी जाता हूँ, तो 15 पेशी हो चुकी होगी मेरे ख्याल से। ये चाहिए उनको केस विड्रॉ करे। गहलोत ने कहा था कि शेखावत को गरीबों को न्याय दिलाने में मदद करनी चाहिए, तभी वो निर्दोष माने जाएंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि गजेंद्र शेखावत जी खुद बात करें, हम अपने बात करें और एक कमेटी जो काम कर रही है संघर्ष समिति उसको बुला लें और जो पीड़ित लोग हैं उनमें 5-10 लोगों को बुलाएं, बैठ के बातचीत करें तो भाई इनकी समस्या ये है, इनके आरोप ये हैं, इनको हल कैसे कर सकते हैं। केस विड्रॉल की सलाह को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया। शुक्रवार को विधि मंत्री जोगाराम ने कहा गहलोत को ऐसे तथ्यहीन आरोप नहीं लगाने थे। मैं इतना ही कह सकता हूं कि माननीय अशोक गहलोत साहब, अगर आपके आरोप सही नहीं थे तो एक सम्मानजनक हमारे जनप्रतिनिधि पर इस तरह के आरोप लगाकर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास आपने क्यों किया? और जब आपको पता लगा
कि आपके आरोप पूर्ण रूप से बेबुनियाद है, निराधार है, उसमें कोई तथ्य नहीं है, तब आप इधर उधर की गलियां ढूंढ रहे हैं। आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत पर या उनके परिवार पर जो भी आरोप लगे हैं, मिली मुझे जानकारी के अनुसार पूर्ण रूप से मिथ्या है, गलत है और राजनीतिक वैमनस्यता से लगाए गए। रविवार को झुंझुनू पहुंचे शेखावत ने कहा कि संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रकरण में मेरा नाम घसीटकर मुझे कलंकित करने के प्रयास में गहलोत बुरी तरह असफल रहे। देखिए, दर्ज किया था वो तो उस राजस्थान सर जो कि उस समय पुलिस और दूसरे लोगों ने किया था, उसमें तो न्यायालय ऑलरेडी अपना निर्णय कर चुका है, मुझे एग्जोनरेट कर चुका है। और ये इस टिप्पणी के साथ में ये सभी मामले जो है विचार से होकर के ऐसे दर्ज किए गए थे, बिना किसी आधार के, बिना किसी तथ्य के दर्ज किए गए थे। अब उस घोटाले को जानिए जिस पर गाहे बगाहे रार मचती रहती है। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने कथित तौर पर 950 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की है। राजस्थान और गुजरात सहित कई राज्यों में फैला है घोटाला। साल 2008 में बाड़मेर से हुई थी शुरुआत। इसकी 237 शाखाएं खोली गई थी। सोसाइटी ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हाई रिटर्न, विदेश यात्रा और दूसरे गिफ्ट का लालच दिया। निवेश करते ही उन्हें एजेंट बनाकर उनके अंडर में निवेश करने वालों का कमीशन दिया जाता है। इस तरह संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की चेन बनती गई। लालच के चलते करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने 950 करोड़ रुपए का निवेश कर दिया। सोसाइटी की अकाउंट्स बुक में 1100 करोड़ के ऋण दिखाए गए। इसमें अधिकतर बोगस ग्राहक हैं। विक्रम सिंह इस घोटाले का मास्टरमाइंड है, जिसे एसओजी ने गिरफ्तार किया है। अब ये जानिए कि केंद्रीय मंत्री शेखावत पर क्यों उठी उंगलियां। घोटाले के मास्टरमाइंड विक्रम सिंह से शेखावत की नजदीकियों और कुछ कंपनियों में शेयर होल्डिंग को लेकर शेखावत पर सवाल उठे। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसओजी की रिपोर्ट के आधार पर शेखावत को क्लीन चिट दे दी। बहरहाल एसओजी ने इस मामले में कई गिरफ्तारियां की हैं और जांच जारी है। जानबूझकर नाम जोड़े जाने से आहत होकर शेखावत ने दायर किया था मानहानि का केस। तब गहलोत ने मानहानि केस का स्वागत किया था। दूसरी ओर मानहानि केस को लेकर तत्कालीन सीएम गहलोत ने कहा था कि मानहानि केस का स्वागत है, इससे घोटाला चर्चा में आएगा। लेकिन अब जब तस्वीर बदल रही है तो सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री के स्वर भी बदलते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। दौसा के अगापे फेलोशिप चर्च में प्रेयर के नाम पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था और इसकी खबर मिली तो हिंदू संगठनों के लोग वहां पर पहुंचे। चर्च के बाहर जम करके नारेबाजी की गई है। पुलिस को धर्मांतरण के मामले को लेकर के शिकायत दी गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। चर्च में धर्मांतरण का खेल। जमकर नारेबाजी और बवाल। हिंदू संगठनों ने कसी नकेल। भोले भाले लोगों को प्रलोभन देकर फंसाया जा रहा। चर्च में कई हथकंडे अपनाकर उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है। जैसे ही इस खबर की जानकारी मिली, चर्च के बाहर बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के लोग इकट्ठा हो गए और नारेबाजी करने लगे। प्रदेश में धर्मांतरण के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब नया मामला दौसा से सामने आया, जहां गणेशपुर रोड पर स्थित अगापे फेलोशिप चर्च में धर्मांतरण के खेल का जब हिंदू संगठनों को पता चला तो विरोध में चर्च पहुंच गए। दरअसल जानकारी मिली थी कि लंबे समय से अगापे फेलोशिप चर्च में हर रविवार को अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराया जाता है, जिसके बाद तो हिंदू संगठनों में बवाल मच गया। ये पीछे जो आप केंद्र देख रहे हैं, ये केंद्र है जहां जबरन धर्मांतरण करवाया जाता है। लोगों को प्रलोभन दिया जाता है, अंधविश्वास के नाम पे, झूठे इलाज के नाम पे ये इलाज या लोगों को बुलाते हैं और हिंदू देवी देवताओं के बारे में अनर्गल अपशब्द बोलकर उनको छोटा बताकर
जबरन लोगों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। पिछले कई दिनों से सुनने में आ रहा था कि यहाँ धर्म परिवर्तन का केंद्र चल रहा है। इसके विरोध में हम लोग यहाँ आए। हिंदू संगठनों का दावा है कि पिछले कई साल में तकरीबन 4 से 5 हजार लोगों का इस चर्च में धर्मांतरण हुआ। गरीब और निचले तबके के लोगों को प्रलोभन देकर अगापे फेलोशिप चर्च में बुलाया जाता और प्रेयर भी कराई जाती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे लोगों का माइंड वॉश किया जाता था। फिर चर्च में ही एक गुप्त जगह पर ले जाकर पानी में हाथ लगवाया जाता था, चूड़ी उतरवाई जाती, सिंदूर मंगलसूत्र भी हटवा दिया जाता। इसके बाद उन्हें बोला जाता कि आज से आप ईसाई बन चुके हैं। तुरंत धर्मांतरण करवा रहे हैं, उसमें पैसा देते हैं और अंधविश्वास फैलाते हैं कि हिंदू देवी देवताओं में कोई शक्ति नहीं है। जब हम यहाँ आए तो हमने देखा है कि यहाँ चूड़ियाँ टूटी पड़ी हैं, तुड़वाते हैं, सिंदूर हटवाते हैं, मंगलसूत्र तुड़वाते हैं और ये कहते हैं कि आपके देवी देवता किसी काम के नहीं है। ठीक है, और उनको प्रलोभन दिया जाता है, पैसा दिया जाता है जिसकी मासिक किस्त भी होती है और उसके साथ साथ जो यहाँ आते हैं, जो लेकर आते हैं, इनके कमीशन उनको दिया जाता है। कमीशन के बेस पे वो लोगों को यहाँ बरगला कर लेकर आते हैं और उनका धर्मांतरण किया जाता है। हम सब लोग आए हैं, केवल प्रशासन से हमारी यही मांग है कि वो इस केंद्र को बंद करवाएं और जो धर्मांतरण ये अनलीगल तरीके से कर रहे हैं, जो प्रलोभन देके कर रहे हैं, वो गलत है, उसको रुकवाना चाहिए। उधर जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची, लोगों को शांत कराया गया। इस दौरान हिंदू संगठनों ने एक परिवार को भी पुलिस को सौंपा, जिसके आधार पर पुलिस अब इस धर्मांतरण के मामले में जांच करेगी। जो भी परिवार प्राप्त हुआ है उस परिवार की जांच की जाएगी। तो जांच के बाद जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो आगे की जाएगी। अब वो मैंने कहा ना, ये जांच का विषय है, उसी सिलसिले में हमने की थी और जांच के बाद ही हम बता पाएंगे कि उसको क्या है। इधर चर्च के पादरी थॉमस जॉर्ज ने धर्मांतरण की बात को नकार दिया। हालांकि चर्च के पादरी का दावा कितना सही है या पुलिस के जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। मैंने बोला हम नियम से चलता है, हम ऑलरेडी ट्रस्ट है और असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च का जो पास्टर है, मैं 22 साल से मैं सेवा करता हूँ। मैं किसी के पास नहीं जाता, लोग आता है, किसी का धर्म आप वो पूछ सकते हैं। यहाँ कितना भी लोग इधर बैठा हुआ है, किसी को पूछ लो, कम से कम 100-150 लोग हर संडे आता है। किसी को पूछो आपको धर्मांतरण किया है, कुछ उसका लालच किया है, कुछ दे दिया, हम पूछ सकते हैं, हम कुछ नहीं देते हैं। धर्मांतरण का ये खेल केवल दौसा में ही नहीं खेला जा रहा, प्रदेश के अनेक जिलों से भी ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं। ऐसे में धर्मांतरण को रोकने के लिए कड़े कानून के साथ साथ उस कानून की पालना भी बेहद जरूरी। दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश में सक्रिय हुए मानसून की बदौलत चूरू में रविवार को जोरदार बारिश हुई। बारिश से जहां उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, वहीं भारी बारिश के कारण शहर के निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। हालात ये हैं कि बरसाती पानी ने कई इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर गया है। शहर की सड़कें दरिया बन गई हैं। क्षेत्र में कई इलाकों में तो करीब 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। शहर के कई मुख्य रास्ते पानी में डूब चुके हैं। निचले इलाकों के अंदर वर्षा का जो दूषित जल है वो भर चुका है। लोगों के घरों के अंदर, दुकानों के अंदर वर्षा का दूषित जल है वो चला गया है, जिसके कारण लोगों को काफी नुकसान भी हुआ है। क्षेत्रवासियों को, राहगीरों को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। वार्ड नंबर 55 चिजारा का मोहल्ला, इधर बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण पूरा चूरू का पानी इधर इकट्ठा होने के कारण और इधर बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है। घरों में पानी भर चुका है और इधर लोगों को बहुत तकलीफें हो रही है, इससे कि लोगों को घर से बाहर पानी निकालना पड़ रहा है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।